स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। अनिल और उसके 10 दोस्त। आज इन सबका 10वीं का 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट आया था और सभी काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए थे, काफ़ी खुश थे। फिर वो जाते हैं घर। उस घर में वो मिलते हैं दो लोगों से। उनको मिलने के बाद तो वो फूट फूट कर रोने लग पड़ते हैं। अब इतनी खुशी का दिन जहाँ पर 10th क्लास जो काफ़ी एक माइलस्टोन कह सकते हैं होती है जीवन में कि 10th क्लास के बाद फिर हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, हम कौन से फील्ड में हम जाना चाहते हैं। और अब जब वहाँ पर इतने अच्छे मार्क्स आए हों तो खुशी बनती है। लेकिन ऐसा भी क्या था उस घर में, या फिर ऐसा भी क्या था उन दो लोगों के साथ जहाँ पर ये 11 लोग यानी कि अनिल और उसके 10 दोस्त, ये सबका ग्रुप था एक, वहाँ पर जाते हैं और खुश होने की बजाय रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ये 11 लोगों का ग्रुप है ना, कभी 12 लोगों का ग्रुप था आज से 2 साल पहले, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ बचे थे 11। और जिस घर में वो गए थे वो वही 12वें लड़के यानी रोहन का घर था। और जिन लोगों से वो मिले थे वो थे उनके पेरेंट्स, वो दोस्त जिसको 2 साल पहले ये खो चुके थे। और किसी एक्सीडेंट, किसी बीमारी, किसी भी इस तरीके की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती जो शायद जाने अनजाने हुई और उसका खामियाजा रोहन को भुगतना पड़ा। अब ये रोहन के पेरेंट्स को मिलते हैं और वहाँ से जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग बहुत कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जगह है ही इतनी सुनसान में कि रात के समय में नहीं बल्कि दिन के समय में भी वहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। लेकिन ये 11 के 11 स्टूडेंट्स वहाँ पर जाना चाहते थे और वो जगह थी शमशान घाट। वो शमशान घाट जो इनके स्कूल से थोड़ी ही दूर था और वो जगह जहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ और वो जगह जहाँ पर ये किस्सा ख़त्म भी हुआ। लेकिन जब ये किस्सा शुरू हुआ था तब इनके साथ इनका जिगरी दोस्त रोहन था। किस्सा ख़त्म होते होते इन्होंने अपना जिगरी दोस्त गवा दिया। ये शमशान घाट में जाते हैं, जो चीज़ें रोहन को पसंद थी वहाँ पर इन चीज़ों को चढ़ाते हैं, उसे श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जहाँ पर रोहन की चिता जली थी। माहौल इनका काफ़ी ज़्यादा गमगीन था। लेकिन 2 साल हो चुके हैं इस बात को। अनिल आज भी इसी सोच में है कि आखिर हमारे दोस्त, हमारे भाई रोहन के साथ हुआ क्या। हम भी तो उसके साथ थे, हमारे साथ क्यों कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रोहन के साथ ही क्यों हुआ। लेकिन रोहन ने कोई ऐसी गलती तो की होगी कि जिसका खामियाजा सिर्फ रोहन को ही भुगतना पड़ा। जी हाँ, उसने एक ऐसी गलती की थी, लेकिन ऐसी गलती क्या माफ करने लायक थी या फिर उसका दंड ऐसा मिलना चाहिए था। हालांकि आज इस बात को 12 साल हो चले हैं। रोहन के दोस्त यानी कि अनिल और बाकी सब दोस्त अपनी अपनी लाइफ में सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई कॉलेज से पास आउट हो चुका होगा, लेकिन ये सबके जहन में हमेशा रहता है और खास तौर पर अनिल के कि ऐसा भी क्या वो खौफनाक राज था उस शमशान में हमसे हमारा प्यारा दोस्त छीन लिया। शुरू करते हैं इस किस्से को और क्या ऐसा खौफनाक हुआ था जिसके बाद इन सबकी जिंदगी ही बदल गई। ये बात तब की है जब अनिल, उसका दोस्त रोहन और बाकी 10 ये सब लड़कों का ग्रुप था एक। अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की छोटी सी हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं कि ये बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के एक शहर की कहानी है और जो ये स्कूल था उस स्कूल के ये कह सकते हैं कि बैकवर्ड साइड पर जो जहाँ पर सड़क घूम कर जाती थी एक शमशान था, शमशान घाट था। हालांकि अब शमशान घाट तो होते ही हैं, तकरीबन हर जगह होते ही हैं, लेकिन इस शमशान घाट की एक खासियत थी, या हम यूँ कहें कि स्कूल की भी एक खासियत थी कि जो ये स्कूल था ये शहर के बीच में नहीं था। शहर से कुछ 5 से 6 किलोमीटर दूर था, बाहर की तरफ था शहर से। और ये शमशान घाट भी बड़ा शमशान घाट था, लेकिन ये भी शहर से बाहर ही हुआ। और अब इस शमशान के पास में ही एक भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। आमतौर पे शमशान के अंदर भी भोलेनाथ जी की मूर्ति लगी होती है, लेकिन बाहर भी एक मंदिर था। शायद ये कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को दिन के समय में कुछ हौसला तो देता होगा। लेकिन जैसे ही शाम होती थी
और जब रात होती थी वहां पर कोई इंसान तो दूर, जानवर तक नहीं भटकता था। इस तरीके का जानलेवा सन्नाटा होता था। और वो मंदिर भी ऐसा था कि 6 बजे के आसपास वहां पर पुजारी आरती करते थे और 6:30 पौने 7 बजे के आसपास विश्राम कराने के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता था। क्या कुछ ऐसा था उस शमशान में? किसी ने तो महसूस किया होगा, कोई तो उसके पीछे राज होगा जिसकी वजह से वो सड़क अंधेरा होते ही सुनसान हो जाती थी। अब इनका जो स्कूलिंग लाइफ थी, ये तब 8th क्लास में पढ़ते थे, अभी तो यूं कह सकते हैं कि बच्चे ही थे, तो इनकी स्कूलिंग तो काफी ठीक चल रही थी। लेकिन एक बार फिर स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि जो इनकी स्टडी आवर्स से उनको स्ट्रेच कर दिया जाता है। 10th क्लास का स्कूल का रिजल्ट आता है, ये 8th क्लास में पढ़ रहे थे और इनके स्कूल की 10th क्लास का रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट बेहद खराब होता है। अब जो स्कूल था वो काफी रेपुटेटेड स्कूल था, या यूं कह सकते हैं कि अमीरों के बच्चों का स्कूल था। उसके बावजूद इतना खराब रिजल्ट आने के कारण स्कूल की रेपो पर तो दांव लगना ही लगना था। इसकी वजह से फिर उन्होंने स्ट्रेच किया कि सुबह भी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करेंगी 8th ऑनवर्ड्स, ताकि 10th तक आते आते वो डिसिप्लिन में आ जाए और उनके जो मार्क्स है, ग्रेड्स हैं, अच्छे हैं। 8th ऑनवर्ड्स सुबह भी क्लासेस थी और शाम को भी क्लासेस थी। अब सुबह की क्लासेस तो काफी हद तक ठीक थी, लेकिन शाम को यही कोशिश होती थी कि शाम होते होते 6 बजे से पहले पहले ये फ्री हो जाए, क्योंकि जो इनका जाने का रास्ता था बाईसाइकिल, वो इसी रास्ते से होकर गुजरता था जहां पर ये शमशान घाट था। कहीं ना कहीं अनिल के अंदर, दिल के अंदर ये डर हमेशा लगा रहता था कि कभी अगर हम अंधेरे में फ्री हुए तो कैसे जाएंगे। हालांकि 12 बच्चों का ग्रुप उनके साथ तो था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी तरीके का डर था। सुनी सुनाई बातें थी, देखा कुछ नहीं था, लेकिन असली डर तो सुनी सुनाई बातों में लगता है। कई बार हम जब देख लेते हैं तो शायद वो डर खत्म भी हो जाता है। अब थोड़ा समय बीतता है और वो शाम आती है जिसके बारे में अनिल काफी ज्यादा डरते थे, यानी कि एक बार कुछ लेट हो जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। अब आमतौर पर क्या होता है कि ये साइकिल पर आते थे, सबको साइकिल चलाने का काफी शौक था और इनको उस बंदिश से काफी दिक्कत थी कि बस आएगी और इनको लेकर जाएगी और ये घर से स्कूल और स्कूल से घर। ये थोड़ा बहुत चिल भी करना चाहते थे और इसलिए जब ये साइकिल से स्कूल आते जाते थे तो थोड़ा बहुत घूम भी लेते थे। इनको इस चीज की, सबको घर की तरफ से आजादी थी थोड़ी बहुत। जब ये लेट होते हैं तो तकरीबन सभी के पेरेंट्स तो वहां पर उनको लेने के लिए आ जाते हैं और वो स्कूल शाम होते होते बिल्कुल खाली हो जाता था और तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के बाद तो गार्ड भी स्कूल को लॉक लगा के वहां से चला जाता था, यानी कि बिल्कुल सुनसान। अब ये बात उन दिनों की है जब फोन बिल्कुल नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, बच्चों के पास तो बिल्कुल होते नहीं थे, मतलब स्मार्टफोन्स नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे और 8th क्लास के बच्चों के पास तो फोन वैसे भी मुश्किल ही होते थे। इसलिए फिर ये सोचते हैं कि भाई हम तो 10-12 लोगों का ग्रुप है तो हम चलेंगे अपने साइकिल पर ही। इनके मन में पता नहीं क्या आता है कि ये जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं, गार्ड भी, टीचर भी, सभी चले जाते हैं और ये उस रास्ते से ही इन्होंने जाना था। अब ये वक्त वो था जब मंदिर भी बंद हो चुका था। अब तो था सिर्फ वहां पर शमशान घाट का सन्नाटा और ये 12 दोस्त साइकिल पर वहां तक चलते जा रहे थे, साइकिल चलाकर जा रहे थे जहां से ये शमशान घाट शुरू होने वाला था और वहां पर जाकर इन्होंने साइकिल से उतरकर चलना शुरू कर दिया। अब भाई ये 1-2 जाने हो, 3-4 जाने हो, शैतानियत होती है और जब 12 जाने हो तो फिर शैतानियां तो काफी ज्यादा होती होंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये शैतानियां किसी ऐसे शैतान को जगा देंगी जो इन सब के लिए सारी उम्र का सबक बन के रह जाएगा। अब जो रोहन था वो पढ़ने में तो काफी अच्छा था, लेकिन वो उतना ही शैतान था। जब शमशान घाट के पास से ये गुजर रहे होते हैं तो हल्की फुल्की बातें हो रही होती हैं, कभी किसी मूवी की, क्रिकेट की। जब शमशान घाट के पास आते हैं तो अचानक से थोड़ी सी वाइब चेंज हो जाती है सबकी, अजीब सी मनहूसियत। इनको लगता है कि कुछ है। शमशान घाट जगह ही ऐसी है, हो सकता है वहां पर कोई चिता जल रही हो और जब कोई चिता जल रही होती है तो वैसे ही मन में एक तरह का वैराग आ जाता है। हल्की फुल्की हॉरर की बातें शुरू होती है। रोहन के मन में पता नहीं क्या आता है, वो एक पत्थर उठाता है और शमशान घाट की तरफ फेंक देता है। रोहन की तो ये हरकत देखकर सभी सन के सन रह जाते हैं।
रोहन सबको देख के हंस रहा होता है और बाकी भी कुछ लोग कुछ नकली हंसी हंस रहे होते हैं। वो शायद रोहन के इस काम को सपोर्ट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन सिर्फ एक रिस्पॉन्स में कितनी भी बड़ी क्या गलती करती। लेकिन इन सबको ये कुछ ही समय में मालूम पड़ने वाला था कि ये गलती कितनी बड़ी थी। अब जब रोहन वहां पर पत्थर फेंकता है और कहता है कि भाई ऐसे ही सब डरते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन बात करते करते शमशान घाट से एक आवाज आती है, बहुत भारी, बहुत भयंकर चीखने की आवाज, जैसे कोई राक्षस सो रहा था और उस पर रोहन ने पत्थर मार दिया। इन सब की तो हड्डियां तक कंपा जाती हैं। ये इधर उधर देखते हैं, कोई नजर आ नहीं रहा होता, लेकिन शमशान घाट की चारदीवारी के अंदर से ऐसी खतरनाक आवाज आ रही थी कि मानो अगर वो जो भी ये चीखें मार रहा है, जो भी ये खतरनाक, जो भी ये हैवानियत से भरी आवाजों को निकाल रहा है, अगर वो इनके सामने आ जाए तो वो सबको खा जाएगा। अब जब ये आवाजें सब सुनते हैं तो सबका जो विचार थे वो बदलने शुरू होते हैं और रोहन को कहते हैं, पागल है क्या तू? अनिल खास तौर पर कहता है कि पागल है तू, लेकिन रोहन हल्का फुल्का अपने आप को कंट्रोल करता है, यार तू इतना डरता है, शमशान घाट के सामने आई नहीं तो क्या फट गई? लेकिन वो आवाजें कहीं ना कहीं रोहन को भी डरा रही थी। अब वो आवाजें काफी ज्यादा भारी, काफी ज्यादा तेज होने लग पड़ी थी, जैसे ऐसे लग रहा था कि कोई इनकी तरफ ही चला आ रहा है। अब ये साइकिल पर बैठते हैं और जल्दी से साइकिल को चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डर के मारे अब 12 जो बच्चे हैं वो साइकिल पर थे। डर के मारे क्या होता है कि ये साइकिल से टकरा जाते हैं आपस में, और रोहन सिर्फ और सिर्फ रोहन बड़ी बुरी तरीके से गिरता है। अब जैसे ही रोहन गिरता है तो अनिल उसको उठाता है। वैसे तो देखने में रोहन कुछ ठीक लग रहा था, जब अनिल उसके पीछे हाथ लगाता है तो हल्का हल्का खून निकल रहा था, यानी कि उसको पीछे चोट लगी थी। ये जल्दी से घर की तरफ जाते हैं और ये प्रिटेंड किया जाता है रोहन के द्वारा अपने परिवार को कि वो साइकिल चलाते चलाते थोड़ा फास्ट था और गिर गया, लेकिन सच तो सबको पता था और वो सिर्फ 12 जानों को ही पता था, इन सारे ग्रुप को। अगले दिन सिर्फ इनको मिलाकर 5 जाने ही आते हैं इनके ग्रुप से सुबह की ट्यूशन में। रोहन नहीं आता और बाकी बच्चे भी नहीं आते। बाकी बच्चों का तो शायद डर की वजह से हाल होगा, लेकिन इनको था कि रोहन को चोट लगी है, रोहन ठीक है कि नहीं। अब सुबह के समय में 4 बच्चे जो होते हैं वो तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन शाम की ट्यूशन वो अटेंड नहीं करते और इनको भी कहते हैं कि भाई तू भी चल पढ़। लेकिन अनिल बकौल इनके कि ये पढ़ाई कभी छोड़ते नहीं, पढ़ते तो जरूर है। लेकिन एक समस्या थी कि अगर ये 4 के 4 लड़के चले जाएंगे तो फिर आखिर में तो सिर्फ यही बचेंगे अनिल ही जाने के लिए, और वो भी उस रास्ते से जहां पर कल इन्होंने इतनी खौफनाक आवाजें सुनी। लेकिन पढ़ाई के सामने कुछ नहीं था। ये नहीं जाते और थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाते हैं कि आज ये लेट फ्री नहीं होते। लेकिन जब ये वापस जा रहे होते हैं वहां से और जैसे ही शमशान घाट आता है तो इनके पैडलों की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि इनको लग रहा था डर, खास तौर पर जो कल हुआ था। आज इनके साथ कुछ होने वाला था। जी हाँ, इनके साथ भी कुछ होने वाला था। इनको आवाज आती है कि अनिल कहाँ है तू, अनिल कहाँ है तू ब्रो। ऐसा लग रहा था कि रोहन इनको आवाज लगा रहा है, लेकिन रोहन तो आज आया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सुनसान रास्ते पर जहां पर कोई बिना काम के तो आ ही नहीं सकता, और रोहन इनको कैसे आवाज लगा रहा है। और ये आवाज रोहन की ही थी, खास तौर पर एक तो इनको पहचान थी और दूसरा ब्रो इनको रोहन ही कहता था। इनकी समझदारी कि ये पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये जल्दी से पैडल मारते हैं और भगवान भोलेनाथ के आगे बस यही दुआ करते हैं कि बचा लो पिताजी, बचा लो। और इनको था कि जल्दी जल्दी ये उस रास्ते से निकल जाए, और निकल भी जाते हैं। अब जब ये घर आते हैं तो घर आके देखते हैं कि रोहन की मदर आई हुई थी। उनको देखकर तो डर जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के कहते हैं कि आंटी रोहन ठीक है। तो आंटी कहती हैं कि हाँ चोट थोड़ी ज्यादा लगी है, डिस्चार्ज होने में अभी 1-2 दिन लगेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ये सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट था या कुछ हुआ था। अब इनकी जुबान चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लेती, लेकिन क्या इनकी आंखें झूठ बोल सकती थी? वो भी एक बच्चा जो 8th क्लास में पढ़ता है। जी नहीं, इनकी आंखें रोहन की माँ के साथ झूठ बोल ही नहीं पा रही थी, और ये बात इनकी माँ और रोहन की माँ ने भी जान ली थी। इसलिए अब इनको सच तो बताना ही पड़ना था।
तो फिर ये बताते हैं वो सारा सच जो कल की काली शाम को हुआ था। जब ये रोहन की माँ सुनती हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हताश होती हैं, कुछ ज्यादा बात नहीं करती और वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद रोहन घर आ जाता है। जब रोहन घर आता है तो ये सारे के सारे उसका पता लेने के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं सॉरी भी फील कर रहे होते हैं कि इनको बातें बता देनी चाहिए थी। अब थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह चल रही होते हैं। ये देखते हैं कि रोहन के पिता उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये अलग से जाते हैं और वहां पर जाकर इनको कहते हैं कि अंकल सॉरी, हमें बता देना चाहिए था। बस ये सुनने की देर थी कि उनके पिता रोहन के तो मानो जैसे उनकी आंखों में आंसू ही आ गए। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में रोहन की तबीयत, मुझे समझ नहीं लग रहा कि क्या हो रहा था। मतलब कि वो कहता था कि मुझे अजीब से तरीके के सपने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई सपने में मुझे मार रहा है, कोई मुझे घसीट के उस शमशान घाट की तरफ लेके जा रहा है। यार पता नहीं वो शमशान घाट के साथ क्या लिंक है। बकौल तुम्हारे उसने तो सिर्फ पत्थर ही मारा था। लेकिन अब ये इनकी इतनी उम्र थी नहीं कि ये इन बातों को ज्यादा डीपली जा सकते। अब अगले दिन ये पढ़ाई खत्म करने के बाद रोहन के घर जाते हैं। रोहन रिकवर होने की कोशिश कर रहा था और वो पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। जब ये रोहन के पास जाते हैं और रोहन से बात करते हैं, बातों बातों में ये कहते हैं कि भाई अंकल ने कुछ बताया था तेरे सपनों के बारे में, हमारा तो हंसना रोना सब कुछ एक साथ ही है, सुख दुख, तो बता भाई, तू मुझे नहीं बताएगा। रोहन कहता है कि यार ऐसी भद्दी शक्ल वाला मैंने इंसान कभी देखा नहीं अपनी जिंदगी में। बेहद काला चेहरा उसका, डरावना सा, और आंखें उसकी लाल जैसे सुलगते हुए अंगारे हैं। और वो मुझे घसीट कर शमशान की तरफ ले जाता है, जैसे पता नहीं मैंने उसको जगा दिया हो। यार कहीं मैंने उसको जगा तो नहीं दिया, कहीं वो पत्थर किसी ऐसे शैतान को जाकर तो नहीं लगा, किसी ऐसे प्रेत को जाके तो नहीं लगा। अब अंदर से तो ये भी डरे हुए थे, लेकिन अब अपने दोस्त, अपने भाई को और डराते तो ये भी अच्छा नहीं था। और ये कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी ये कुछ हुआ है, तुझे फिर सर पे चोट भी लगी है, तो हो सकता है उसकी वजह से। ये कुछ गौर करते हैं। रोहन जो बनियान डालकर बैठा हुआ था घर में, वो एक गौर करते हैं कि उसके पीठ पर, यानी इस साइड से देख रहे हैं कि कुछ खरोंचों के निशान थे। जैसे जैसे वो पीठ की तरफ जाते जा रहे थे, वो देख रहे थे, वैसे वैसे ही वो खरोंचों के निशान गहरे होते जा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी आदमी को पीठ के बल घसीटा गया हो। रोहन को शायद ये घावों का पता था, क्योंकि उसको उन घावों की दर्द भी थी। अब इसने में बात करते करते इनके पिताजी भी आ जाते हैं रोहन के। तो फिर ये कहते हैं कि ये चोटें, ये खरोंचों के निशान, तो उनके पिताजी कहते हैं हाँ दवाई तो चल रही है, लेकिन ये घटने की जगह पे बढ़ रहे हैं। ऐसा हो कैसे सकता है? डॉक्टर भी हैरान है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। हमने तो काफी अच्छे स्किन के डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन ये घाव दवाई खाने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब हर एक चीज पैरानॉर्मल एक्टिविटी का इशारा दे रही थी, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा था। अगर समय से ये समझ लिया जाता तो कुछ किया जा सकता था। खैर, अब अनिल सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहते हैं कि भाई अब तो स्कूल कब आएगा? तो रोहन के पिता भी कहते हैं कि जल्दी, जितनी जल्दी ठीक होता हम भेजेंगे। लेकिन रोहन स्कूल आया नहीं। 1 महीना हो चुका था इस बात को, और 1 महीने के अंदर अंदर वो रोहन पहले जैसा रोहन रहा ही नहीं। आए दिन उसको कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था। कभी वो उसके घाव काफी ज्यादा भर जाते थे, कभी उसको अजीब से चक्कर आते थे, कभी उसको अचानक से तेज बुखार हो जाता था, और कभी उसको उल्टियां आती थी, और वो होती थी पूरे काले रंग की। काले रंग की उल्टियां तो डॉक्टर तक नहीं समझ पा रहे थे कि ये उल्टियां आ कैसे रही। अब किसी भी तरीके से किसी भी बात का निष्कर्ष निकल नहीं रहा था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। इस वक्फे में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले और जब ये सब कांड हुआ था, रोहन एक दिन भी स्कूल नहीं आया। पढ़ाई का तो सत्यानाश होना ही था, लेकिन एक बच्चे की जान का सत्यानाश भी हो रहा था। एक दिन रोहन की माँ का सुबह सुबह फोन आता है इनको कि बेटा रोहन तुम्हारे घर आया। ये तो चौंक जाते हैं, क्योंकि बकौल के रोहन तो ठीक नहीं था, उसको बुखार था, वो बीमार था।
ये कहते हैं कि आंटी नहीं, मुझे मेरे पास तो नहीं आया। तो आंटी उनकी माँ काफ़ी परेशान थी और कहती हैं कि पता नहीं रोहन सुबह से कहीं चला गया, हमें तो नज़र नहीं आ रहा, बिना बताए चला गया है, पता नहीं कहाँ गया मेरा बेटा। काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो ये कहते हैं कि आंटी बाकियों को फ़ोन किया? तो कहते हैं मैंने सबको फ़ोन किया, किसी के घर नहीं गया। अब तो ये भी टेंस हो जाते हैं और ये जल्दी से सारे दोस्तों को फ़ोन घुमाना शुरू करते हैं और सबको कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से फ़ोन ले लो, हम कनेक्टेड रहते हैं और हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं। अब ये अपने दोस्त को ढूंढना शुरू करते हैं। सारे का सारा शहर छान मारते हैं। पुलिस को खबर कर दी जाती है इनके माता पिता के द्वारा। एक तरह का इनकी तरफ से पूरे तरीके का सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन इनको रोहन कहीं मिलता ही नहीं। 11 के 11 दोस्त शहर के एक एक जगह पे जहां पे ये ढूंढ सकते थे, लेकिन इनको कहीं मिला नहीं। फिर ये करते हैं सब एक दूसरे को फोन और कहते हैं एक दूसरे को इकट्ठा होने के लिए। कहाँ पे? वही जगह जहां से ये खौफनाक किस्सा शुरू हुआ था, यानी कि शमशान। शाम का समय हो चला था, लेकिन आज इनको परवाह नहीं थी। आज इनके सामने सिर्फ एक ही मुद्दा था कि इनका दोस्त आखिर गया तो गया कहाँ। अगर वो शमशान के अंदर भी होगा तो हम जाएंगे, अगर कोई वहां पर कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा होगा तो हम रोकेंगे। ये थी इनकी दोस्ती। अब ये शमशान घाट पे पहुंचते हैं और शमशान घाट के अंदर जाते हैं, लेकिन रोहन इनको फिर भी कहीं मिलता नहीं है। कुछ ही देर में रोहन के पिता का फोन आता है और ये कहते हैं कि हम शमशान घाट हैं। रोहन के पिता तो टेंस हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें वहां पे होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हम तो अपने भाई को, हम तो अपने दोस्त को ढूंढ कर रहेंगे। कहीं ना कहीं इनके पिता इस चीज को देखकर खुश होते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, इन 11 के 11 बच्चों को भी कितनी परवाह है। कुछ ही समय में वो पुलिस लेकर शमशान घाट भी आ जाते हैं कि शायद वो कहीं पे मिल जाए। और अब अंधेरा हो चला था, तो फिर इनको कहा जाता है कि भाई आपको तो अब अपने घर जाना पड़ेगा, अभी तो आप बच्चे हो। तो अब ना चाहते हुए भी इनको अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन इनके कान शायद चाहते ना चाहते, या यूं कहें सिर्फ ना चाहते हुए, एक ऐसी खबर का इंतजार कर रहे थे जो इनको अगले दिन सुबह मिलने वाली थी। सुबह 11 बजे के आसपास इनको फोन आता है कि रोहन नहीं रहा। रोहन की लाश उस शमशान घाट के पास एक छोटा सा जंगल है, वहां पर उसकी लाश मिली। काफी बुरी हालत। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। बिना इनके उसका संस्कार कर दिया गया। बच्चे थे, इनके माँ बाप ने जाने नहीं दिया, क्योंकि जब ये कांड पता लगा तो फिर तो सभी के सभी जाने और ज्यादा डर गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शमशान घाट के आसपास भी जा सके। इनके पेरेंट्स ने रोहन का अंतिम संस्कार तो अटेंड किया, लेकिन ये अपने दोस्त को आखिरी विदाई भी नहीं दे सके। और विदाई भी सिर्फ एक छोटी सी गलती। क्या ये छोटी सी गलती थी? हो सकता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन ये की किसने थी? एक ऐसे बच्चे ने जो शरारती तो था लेकिन शैतान नहीं था, जो मासूम था, जिसको ये नहीं पता था कि ये चीजें सब कुछ होती क्या। लेकिन वो शैतान, उसने इसको बख्शा नहीं। उसने तो इसका जीवन ले लिया। ना ही सिर्फ इसका जीवन लीला, बल्कि एक तरह से इसके माँ बाप का भी, और इन सभी के सभी 11 दोस्तों का जीवन भी बिल्कुल बदल के रह गया। ये 11 जाने जो रह गए थे, ये दोस्त तो थे, लेकिन जो रोहन शायद इनके बीच में ग्लू था, उसकी कमी तो इनको हमेशा खलने वाली थी। आज भी अनिल कहते हैं कि बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ये ठान कर बैठा हूँ कि कभी ना कभी तो उसकी मौत का बदला लूंगा। आज जब मैं काफी मैच्योर हो चुका हूँ, मुझे अध्यात्म, तंत्र मंत्र, काला जादू, इनके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज है। और जिस दिन मुझे पता लगा कि इसके पीछे किस प्रेत का, किस शैतान का हाथ था, मैं उसको खत्म करके रहूंगा। अनिल, ये जो बातें हैं ये कहने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रेत, वो शैतान एक ऐसी एंटिटी है जो इंसान नहीं है, जिसको आसानी से मारा नहीं जा सकता। और मेरी आपके सामने यही रिक्वेस्ट है कि एक पंजाबी में कहावत है, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, कि नैयो भुलने लाल गवाचे मिट्टी ना फरोजो किया। कि जो चले गए हैं, जो बच्चे चले गए हैं, जो बेटे चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। और एक किस्म का हिंदी में कहें तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं।
कहीं आप भी उस बदले की आग में कुछ ऐसी गलती न कर बैठे जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़े। ये 12 साल पुरानी बात है और वो शैतान पता नहीं क्या था जिसने एक छोटे से बच्चे पर तरस तक नहीं खाया। और आप कर सकते हैं, आप भोले बाबा को पिता मानते हैं तो बस उनकी तपस्या कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनको हर रोज जपिए और उनसे मांगिए कि जिसने मेरे दोस्त के साथ किया था, देखो पिताजी ये आपकी जिम्मेवारी है, उसके साथ क्या होना चाहिए। वैसे भी उसके साथ जो होना था हो चुका था, वो जो भी था वो प्रेत की योनि में था। और प्रेत की योनियां, इनके पास शक्तियां तो होती हैं लेकिन ये एक तरह से कैद में होते हैं। मैं तो एक बड़े भाई के तौर पे आपको समझा सकता हूँ कि इन चीजों से दूर रहो, सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखो, उनका नाम जपो, जो कुछ होगा सब कुछ ठीक होगा। और ऐसी गलतियां किसी को ना करने की शिक्षा दो, क्योंकि वो गलती तो थी। हम गलती अपनी मर्जी से करते हैं, गलती करना हमारे बस में होती है, लेकिन उसकी सजा हमारे बस में नहीं होती। उसकी सजा देना उस आदमी के बस में होता है जिस पर ये गलती हुई है। तो लिव इट। आई होप ये खौफनाक लेकिन दर्दनाक किस्सा आपको पसंद तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई सीख दे के जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को भाई अगर आपको ये सही लगे, और साथ के साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। हॉरर का डेली कंटेंट आता है यहाँ पे, और साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी। अब जल्दी से शुरू करते हैं अगला किस्सा। नमित की जो जॉब थी वो मार्केटिंग की जॉब थी। वैसे तो इनका जो एरिया था वो तो फिक्स्ड एरिया था, लेकिन कई बार क्या होता था कि इनको ऐसे एरियाज में भी जाना पड़ता था जहां पर कंपनी ने अपना न्यू वेंचर शुरू किया हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन दे गई हो। अब जिन रास्तों से ये अक्सर आया जाया करते थे अमूमन बस पर, वहां पर तो ये बिल्कुल इनको रटे रटाए रास्ते थे, बिल्कुल समय का पता होता था कि कितने बजे बस आएगी, कितने बजे जाएगी। लेकिन नए रास्तों का क्या, वहां पर तो दिक्कत होती थी। और ऐसे रास्ते जो शहरों से गांव की तरफ जाते हैं, वहां पर तो बस की सर्विस इतनी फास्ट होती भी नहीं। अब ये गांव के रहने वाले, और इसके अलावा जहां पर ये जा रहे थे वो इनके लिए बिल्कुल नई जगह थी। अब वहां पर जाते हैं, अपना बेस बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उस शाम ये कुछ ज्यादा लेट हो जाते हैं, या यूं कहें कि अंधेरा छा जाता है। और अब ये इंतजार कर रहे थे बस का कि अगर बस ना मिली तो फिर मुझे खर्चा करना पड़ेगा और किसी होटल में रुकना पड़ेगा। शायद ये वहां पर रुक जाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जो आज इनके साथ होने वाला था वो किसी सदमे से या एक ऐसा किस्सा इनकी जिंदगी में जुड़ने वाला था जो इनके लिए सबसे खौफनाक होने वाला था। अब ऐसा भी क्या होता है, ये सोच ही रहे होते हैं कि भाई अब बस आती है कि नहीं आती, लेकिन दूर से जो एक प्रकाश नजर आ रहा था इनकी आंखों में चमक ला देता है, क्योंकि जो ये लाइट्स थी ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े व्हीकल की लाइट्स, या तो ये ट्रक होगा या बस होगी, और ये थी बस। जब ये बस में चढ़ते हैं तो बस खाली होती है और इनके साथ साथ पीछे एक लड़की चढ़ती है, सफेद से कपड़े, और उसकी हाइट कुछ ज्यादा ही थी। आमतौर पे जो लड़कियों की हाइट होती है उससे कुछ ज्यादा ही थी, लंबी सी हाइट, लंबी सी नाक, और ये बिल्कुल इनके पीछे आके बैठ जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ बस में 2 सवारियां थी, और कंडक्टर जब टिकट काटता है तो ये हल्का सा इस चीज को महसूस करते हैं कि कंडक्टर ने इनकी टिकट काटी है, लेकिन जो इनके पीछे वो लड़की बैठी थी उसकी टिकट नहीं काटी। अब ये सोचते हैं कि दिल्ली या फिर कोई पास कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी इनको ये महसूस होता है जैसे कंडक्टर ने तो उस लड़की को नोटिस ही नहीं किया कि वो बैठी हुई है बस में नहीं। अब ये बैठे हुए थे बस में, और इनके पीछे वो जो लड़की बैठी थी उसका इनके साथ किसी भी तरीके का टच नहीं था, लेकिन ऐसा इनको महसूस हो रहा था कि इनके कंधों पर काफी ज्यादा भार है। और वो बस में बैठने के बाद, खास तौर पर उस लड़की का इनके पीछे बैठने के बाद ही हुआ था। ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, तो बस ये दुआ कर रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी ये अपने गांव की सड़क तक जाए। वो बस थी, वो मेन रोड पर ही इनको उतार कर जाने वाली थी, और आगे इनका गांव अभी 3 किलोमीटर था, तो वहां पर इनको चल के जाना था। ये सोचते हैं कि भाई जल्दी से उतरूंगा और
मेरी खलासी होगी, पता नहीं ये लड़की मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, लेकिन इतनी जल्दी होने नहीं वाली थी। जैसे ही बस उस मोड़ पर रुकती है जहां से इनका गांव शुरू होना था, ये उतरते हैं और ये लड़की भी साथ में ही उतर जाती है। ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पहले तो एक बस थी, उस बस में एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था, लेकिन अब ये सिर्फ दोनों जने थे। उस लड़की की हाइट इनको ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। अब ये आगे आगे चल रहे हैं और वो लड़की इनके पीछे पीछे चल रही है। ये गौर कर रहे हैं कि जैसे ये इनको फॉलो कर रही है। अब अचानक से उस लड़की की आवाज आती है, आवाज भी कुछ अजीब सी। वो कहती है कि आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे। उसने उस गांव का नाम लिया पर्टिकुलरली, अब मैं वो नाम नहीं लूंगा। तो ये हल्का सा मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, मैं मेरा गांव के रास्ते में वो गांव आता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको मतलब वहां तक पहुंचा दूंगा। तो वो लड़की अब इनके साथ साथ चलना शुरू कर देती है। शायद कोई इजाजत थी जो उसको मिल चुकी थी और शायद इनको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन वक्त का तकाजा होता है, माहौल का तकाजा होता है, जो इनको सही लगा और शायद था भी। अब जब तक उस लड़की का भेद नहीं खुलना था तब तक तो वो एक लड़की थी। क्या सच में थी? अब चलते हैं तो कुछ ही दूरी पर ही आगे चलते हैं तो मौसम में अचानक से तब्दीली आती है और तेज बारिश शुरू होने लग पड़ती है। वैसे मानसून के दिन थे तो कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं थी, लेकिन अब गांव की सड़क ये तो भीग गए। अचानक से इनको एक दुकान नजर आती है जो बंद थी, और दुकान जो घरों के आगे थोड़े आगे स्लैब होती है ना, तो इनको मौका मिलता है कि भाई वहां पर खड़े हो जाएंगे और कम से कम और भीगने से बचेंगे। वो लड़की भी इनके पीछे पीछे आती है। जब वो लड़की इनके पीछे पीछे आती है तो ये दोनों खड़े हो चुके होते हैं। वहां पर लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है। हल्की हल्की लाइट कुछ समय जरूर पड़ती है जब बिजली कड़कती है, और जब बिजली कड़कती है और उस लड़की के सफेद कपड़ों पर उसकी चमक पड़ती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कोई सफेद रंग की लाइट तेज से चमक पड़ी, या फिर कोई इक्का दुक्का कार व्हीकल वहां से गुजरता है और उसकी लाइट की फ्लैश उस लड़के पर पड़ती है। ये लड़की को नोटिस ना ही करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनको ये काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। अब इनको अचानक से हल्की हल्की आवाज आनी शुरू होती है। इनके पैरों को कुछ महसूस होता है। ये तो एकदम डर के कांप जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये देखते हैं कि इनके पैरों के पास एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, जिसकी आवाज जो पहले अचानक से इनको डरावनी लगती है, जब वो उसको देखते हैं तो वो काफी मनमोहक लग रही थी। कुत्ते के बच्चे पिल्ले वैसे ही काफी प्यारे लगते हैं। ये उसको हल्का फुल्का सहलाते हैं और वो कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला अब आगे की ओर बढ़ जाता है। किस तरफ? उस लड़की की तरफ। ये फिर उसको इग्नोर करते हैं और साइड पर होते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक से कुत्ते की तेज से आवाज आती है उस पिल्ले की, जैसे उसको किसी ने बहुत ज्यादा तेज मारा हो। अब ये पीछे मुड़ के देखते इससे पहले इनके दिमाग में लाखों चीजें कि क्या उस लड़की ने इसको मारा, इतनी बेरहम, क्या किया इसका। उनको सिर्फ कड़क की आवाज आई थी, जैसे किसी ने गला मरोड़ दिया किसी चीज का। अब इनका दिमाग शायद उस सच को देखने के लिए राजी नहीं था, लेकिन ये डरते डरते देखते हैं तो ये क्या देखते हैं कि वो लड़की जमीन पर बैठी हुई है। उसके हाथ में वो खून से सना हुआ वो कुत्ते का पिल्ला था, जिसकी गर्दन लगभग उसके धड़ से कट ही चुकी थी। उस लड़की के मुंह पर खून ही खून लगा था, कुछ उस कुत्ते की आंतड़ियां भी। और जैसे ही ये देखते हैं तो बस इनकी तो जान ही निकल जाती है और वो लड़की इनकी तरफ देख के बड़े ही अजीब सी तरीके से मुस्कुराती है। अब शुरू होती है दौड़, एक ऐसी दौड़ जो इनके कम से कम घर जाकर ही रुकने वाली थी। ये आओ देखते हैं और ता देखते हैं, जल्दी से जितनी तेज हो सकता है वहां से भागते हैं। उस लड़की के गुर्राने की आवाजें इनको साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो आवाज कम होती जा रही थी, या इनको इस चीज की शायद तसल्ली हो रही थी कि वो मेरा पीछा नहीं कर रही।
अब गांव का इलाका था, कोई रिहाइश तो थी नहीं। जब ये काफी आगे तक जाते हैं और दूर से देखते हैं तो वो चमक अभी भी उनको वहीं से दिखाई दे रही थी। शायद उस चुड़ैल को उस रात अपना शिकार मिल चुका था, जिसकी वजह से शायद आज इनका शिकार करने में उसका कुछ इंटरेस्ट था नहीं। वो तो बस अपना शिकार खा रही थी वहां पर बैठी बैठी। ये जल्दी से अपने घर जाते हैं। घर जाकर तो बस से गिरी जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ इनकी जल्दी से गंगा जल वगैरह लेकर इनको गंगा जल छिड़कती है इनके शरीर पर। हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, लेकिन सारी रात इनको सपनों में वो खून से सना हुआ मुंह और वो बेचारे कुत्ते के पिल्ले की आंतड़ियां, उसका कटा हुआ सर नजर आता है। यूं उनको महसूस होता है कि वो शायद आज इनका काम भी तमाम कर देगी। वहां तो उसने इनका पीछा नहीं किया, लेकिन वो घर तक जरूर आ जाएगी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगले दिन जब ये उठते हैं तो इनको फिर भी एक डाउट होता है कि जो कुछ रात को हुआ क्या वो सच था, क्या वो सच था, या फिर कुछ ऐसा सपना था, या फिर कुछ ऐसी हेलुसिनेशन थी जो मुझे हुई और जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब इस चीज का कैसे पता लगना था? इस चीज का पता लगना था कि ये अपनी बाइक पकड़ते हैं और उस स्पॉट पर जाते हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ था। वहां पर कुछ था, सिर्फ और सिर्फ कुछ हड्डियां जो उस बेचारे पिल्ले की थी। उसके अलावा मांस का एक लोथड़ा तक नहीं था, और कुछ पैरों के निशान, अजीब से पैरों के निशान जो यकीनी तौर पर उस चुड़ैल के थे। यानी कि किस्मत इनकी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से ये कल बच गए थे, बाल बाल बच गए थे। भाई जो ये रात का सफर जब अकेले बस में आप कर रहे हो तो मैं तो बस यही कहूंगा, भाई उससे उतर ही जाओ, बस को देख के उतर ही जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन ऐसी बसों में चढ़ जाए और किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और शायद आपको मेरी थोड़ी सी एनर्जी पहले किस्से की, और यार पता नहीं मुझे कुछ ना, जो ये किस्सा नरेट करते करते कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब डीप सी फीलिंग आ रही थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ नहीं मजा आया हो पहला किस्सा सुनने में तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन कई बार कुछ ऐसे किस्से बोलने पड़ते हैं जो जब हम बयां कर रहे होते हैं और अंदर ही अंदर हम घुट रहे होते हैं, उसकी हकीकत जानकर, उसके विक्टिम्स को के बारे में सोचकर। शायद कुछ ऐसा ही आज के किस्से में था जो पहला किस्सा था। तो सॉरी फॉर दैट अगर आपको कुछ चेंज नजर आया हो बात करते करते मेरे लहजे में। आज का जो एपिसोड है ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अगले एपिसोड में मिलेंगे नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।